Jotono lam chok so raja hani khopo channel de kia ani mukhe dobin chong pringse joto Tripura hathe ake Indian phathar tongnai ropno tini bornang no ang masir mukhe bosi श्रीमती मालविका देवी। जोशी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तुम बोलो। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट किला है। उस किले पर माने वहाँ का एक गौरवशाली इतिहास, मीरा, पन्ना, पद्मावती और महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीरा जी के 525वें वर्ष पर एक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर बड़े कार्यक्रम किए हैं, तो क्या चित्तौड़गढ़ में भी मीरा जी के नाम पर बड़ा स्मारक बनेगा? और चित्तौड़ के दुर्ग पर एक वैकल्पिक मार्ग की जो लंबे समय से मांग है, क्या उस पर सरकार विचार कर रही है? माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में चलने दो, आज 20 पूरे करने दो आज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का 525वां जन्म जयंती वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने आयोजित किया है और मीराबाई के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थान, उनका जन्म स्थान मेड़ता, जहां उनकी शादी हुई चित्तौड़गढ़, जहां उन्होंने भक्ति की वृंदावन, और महापरिनिर्वाण जहां उनका हुआ द्वारिका, इन चारों जहां वो ईश्वर में एकाकार हुई, उन चारों स्थानों पर बड़े कार्यक्रम करने मीरा की स्मृति में ऐसा निश्चय हुआ था। 3 स्थान पर कार्यक्रम हो चुके हैं और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इनके संज्ञान में है कि चित्तौड़गढ़ में आगामी 21, 22, 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। डॉक्टर, जहां तक स्मारक का विषय है, स्मारक बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी वर्तमान में मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वैकल्पिक मार्ग को लेकर के जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है, माननीय सदस्य ने भी पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकार से उस पत्र के आधार पर वापस एक बार अपनी तरफ से एक सजेस्टिव डीपीआर बनाने के लिए आग्रह किया है कि वो भेजें। उसके बाद में ऐसा जो है हमारा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हम उस पर विचार कर आगे जो है कोई भी निर्णय कर पाएंगे। अभी तक जो है वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, इस पर अभी कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओके, आज माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी एक नया प्रयास कर सकते हैं कि बहुत संक्षिप्त में जवाब दें और संक्षिप्त में प्रश्न पूछें, तो हम देखें, कोशिश करें कि 20 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत पेंडोले, मिस्टर पेंडोले, आप एक सदन में इतनी बार बोले हो जो पहली बार कोई नहीं बोला है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हमेशा रहेंगी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को प्रश्न पूछना चाहूँगा। सरकार महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय स्मारक के उन्नयन में स्थानिक समुदायों को शामिल करने और इसे पर्यटन में माध्यम से रोजगार सृजन के केंद्र रूप में विकसित करने का विचार कर रही है। यस, प्लीज बैठिए। हाँ ना? महारानी बिल्कुल जो है महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक जो है वो ग्वालियर में बना है और उसे ग्वालियर का वो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन ग्वालियर की नगरपालिका उसे संरक्षित करती है। लेकिन इस तरह का कोई भी विचार अभी मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 282 282 श्री देवेश चंद्र ठाकुर। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया। श्री सागर खंडेरे। नए लोगों को पूछने दो, आप वरिष्ठ नेता हो, आज सबका नया का नंबर क्वेश्चन। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity to speak. I come from the Kalyan Karnataka region, which is a very backward region, and we are also protected by Article 371J of the Constitution, which gives us special status in employment. So what I would like to ask is, in our region, a lot of job migration happens.
from my Lok Sabha constituency, be there a lot of youth after finishing their degree, they go to Hyderabad, Pune and Bangalore to work. So is the central government doing anything to identify these regions where maximum job migration is happening and ensure employment is given to the youth in tier 2 and tier 3 cities? ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में रोजगार की अनेक तकें भी उपलब्ध हुई है और अनेक टाइप का एजुकेशन और स्किल भी डेवलप हुई है। ये स्किल और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देश के कोई नागरिक नहीं केवल देश में लेकिन सारी दुनिया में जाके रोजगार के लिए प्रयास करते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे कल्याण कर्नाटका हो या कर्नाटका के कोई भी पार्ट हो, वो हैदराबाद भी जा सकते हैं और हैदराबाद के लोग यहाँ कल्याण कर्नाटका या तो उसको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो वहाँ जा सकते हैं। श्रीमती मालविका देवी। हाँ बोलिए। Sir, what are the schemes being given and the steps being taken to increase the opportunities for employment for the people of Kalahandi and Nuapara? Thank you, ओके, sir. आज सभी प्रथम बार जो सदस्य चुन के आए उनका सप्लीमेंट्री मिलेगा आज। कालाहांडी के लिए देश के कोई शहर के लिए कोई टाउन के लिए अलग अलग योजना नहीं करी जाती है, लेकिन भारत सरकार के लिए रोजगार सृजन के लिए जो भी योजना लागू है इस सारी योजना का लाभ कालाहांडी को भी मिल सकता है। डॉक्टर तोल तिरुमा वलवन। Question number 283. होटल पर रख दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। नहीं, आपका नहीं है। Honorable Speaker, sir, मुख्यमंत्री जी का था। I have reviewed the reply. The Honorable Minister has informed that 73.2% of all workers engaged in the non-agriculture sector were in the informal sector during the period from July 2023 to June 2024. There are several critical steps that the government needs to take to streamline the informal economy. Policy measures such as enhancing access to finance, providing skills training, securing property rights, and extending legal protections can help transition the informal economy into the formal sector. From the reply, I understand that the government is focused on registering and taxing workers in the informal sector. Women workers constitute a significant share of this sector. However, they lack job protection. Being largely semi-skilled or unskilled, they are in urgent need to skill development training. Through you, I would like to ask the Honorable Minister, what measures have been taken by the government to provide legal protection to workers in the informal economy? How many workers have received skill development training so far? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में औपचारिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कवर हो रहा है। इसी कारण उन्हें आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का बेहतर कवरेज मिल रहा है। जहां तक माननीय सदस्य का जो सवाल है क्या प्रयास किया गया है, अगर आप देखें तो उद्यम पोर्टल लेकर के हम आए, जिसमें 5.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हुए और जिन्होंने औपचारिक सेवाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो रही है। वहीं पर हम ई श्रम पोर्टल लेकर के आए, जिसमें करीब पिछले 3 वर्षों में ही 30.46 लाख करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। अगर आप ईएफओ का डाटा भी देखें तो 2014-15 में जहां 15.84 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 22-23 में अगर देखें तो 29.88 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कराया। तो सरकार का लगातार प्रयास है कि लोगों को औपचारिक सेक्टर में लाया जाए। डॉक्टर सप्लीमेंट्री। Honorable Speaker, sir, since a large proportion of workers in the informal economy are women, I would like to ask the Honorable Minister, what measures have been taken to provide health facilities to these workers? What steps has the government undertaken to reduce the gender gap and increase the participation of women workers in the formal sector? माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, अगर देखें तो औपचारिक क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और अगर आप देखें तो